गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में टेस्ट नंबर 14 की हम चर्चा करेंगे जो जेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखें, बायोपॉलीमर का उदाहरण है। बायोपॉलीमर यानी जैव बहुलक होते हैं। जैव बहुलक वे बहुलक हैं जो जीव जंतु पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो सेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, ये तीनों के तीनों जैव बहुलक के एग्जाम्पल होते हैं। तो अपना सही ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। डी है वो अपना सही ऑप्शन होगा, जिसमें उपरोक्त सभी है। तो ये सभी के सभी बायो बहुलक हैं, जैव बहुलक हैं। निम्न में से असंगत है। तो ये जो भी यहाँ पे अपने को मिलान करना दिया हुआ है, तो देखिए फॉर्मिक अम्ल चींटी से ही प्राप्त होता है। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन से प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल सिरके से प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर फिर एसिटिक अम्ल सेब से दिया हुआ है, तो ये गलत ऑप्शन है। सेब से मेलिक अम्ल प्राप्त होता है। मेलिक अम्ल प्राप्त होता है सेब से। और यहाँ पर अपने पास ये असंगत आ गया, तो अपना सी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही बताना है। नेक्स्ट, अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड की सांद्र NaOH से अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन होता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो ऐसे एल्डिहाइड है, सांद्र क्षार की उपस्थिति में, सांद्र NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन करते हैं। तो इस अभिक्रिया का नाम होता है केनिजारो अभिक्रिया। तो ये केनिजारो अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उभयदंती नाभिक रागी है? उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं? ऐसे नाभिक रागी होते हैं, ऐसे नाभिक स्नेही होते हैं जिनमें दो परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता का काम कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर केवल एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता का काम करता है। तो यहाँ हम देखें तो देखिएगा, ये ए ऑप्शन है NO2CN- साइनाइड आयन, NO2- आयन, ये यहाँ पर उभयदंती नाभिक रागी का कार्य करता है। नेक्स्ट, एक्रोलीन का IUPAC नाम क्या है? तो एक्रोलीन की संरचना है वो इस तरह की होती है। ये एक्रोलीन की संरचना है। अब इस संरचना का IUPAC नाम लिखना है, तो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन की ये श्रृंखला है। 3 कार्बन के लिए नाम बनता है प्रोप। 2 पर इन भी है तो 2 इन। फिर उसके बाद 1 पर एल है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहाँ पर 1 पर एल है, तो इसको अपने इसके साथ ही लिख देंगे 2 इनेल। तो नाम बन जाएगा प्रोप 2 इनेल। अपना सही ऑप्शन आ जाएगा बी वाला। बी है वो सही ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, कार्बोकेटाइन की स्थिरता को बढ़ाने वाला प्रभाव है। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व बढ़ाने वाला प्रभाव कौन सा है, ये बताना है। तो कार्बोकेटाइन का स्थायित्व है, अब कार्बन के ऊपर धनावेश होता है तो उसको हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। अब जितना इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन दाता समूह ज़्यादा होंगे, प्लस आई वाले समूह ज़्यादा होंगे, तो इसकी स्थायित्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो प्रभाव आएगा वो ये वाला आएगा, प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव जितना ज़्यादा होगा उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा आता है। नेक्स्ट, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल है। तो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल क्या होगा? देखिए, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल को हम एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। इसका नाम एस्पिरिन होता है, एस्पिरिन। और एस्पिरिन जो है वो एक पीड़ाहारी औषधि के रूप में यूज किया जाता है। तो एक ये पीड़ाहारी औषधि है। आप औषधियों के संबंधित दैनिक जीवन में रसायन से संबंधित अपना वीडियो भी है एक अलग से, आप उसको भी देख सकते हैं। तो एक ये पीड़ाहारी औषधि के रूप में यूज किया जाता है
2 एसिटोक्सी बेंजोइक अम्ल या एस्पिरिन की अगर हम संरचना देखें तो इसकी संरचना इस प्रकार की होती है। ये बेंजीन वल्य आ जाएगा, इसके ऊपर ये COCH3 ग्रुप आएगा और यहाँ पर COOH ग्रुप आ जाएगा, अम्ल समूह आ जाएगा। तो ये इसकी संरचना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौगिक एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है? एल्डोल संघनन अभिक्रिया के लिए आवश्यक शर्त है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ऐसे अल्फा हाइड्रोजन युक्त वाले एल्डिहाइड या कीटोन है वो यहाँ पर एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये बेंजीन वाले आ गया तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाला जो यौगिक है ये यहाँ पर एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, RX की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है, सोडियम धातु के साथ हमें करवानी है और ये भी एल्किल हैलाइड है, शुष्क ईथर की उपस्थिति है, शुष्क ईथर की उपस्थिति है। तो यहाँ से ये यहाँ से प्राप्त अलग हो जाएगा, एल्किल समूह दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हायर एल्केन बनेगा, उच्च एल्केन बनेगा। तो ये उच्च एल्केन जो है वो अपने को प्राप्त होता है, तो इससे एल्केन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये वोल्टेज अभिक्रिया है, ठीक है, तो ये वोल्टेज अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था है, यानी कार्बन की संकरित अवस्था बतानी है कार्बोनिल यौगिकों में। इस टाइप के कार्बोनिल यौगिक है, मान लीजिए ये एल्डिहाइड है और इसमें इस कार्बन का संकरण बताना है। तो इस कार्बन का संकरण क्या होगा? इस कार्बन का संकरण होता है sp2। कार्बन के संकरण के संबंध में भी अपना एक अलग सी वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये sp2 संकरित अवस्था में होगा, सही ऑप्शन अपना ये बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में सर्वाधिक स्थायी कार्बोकैटायन कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी कार्बोकैटायन यानी जिसमें सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव वाले समूह या सबसे ज़्यादा कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी हों, तो ये कौन सा होगा? 3 डिग्री वाला हो जाएगा, यानी तृतीयक कार्बोकैटायन है वो सबसे स्थायी माना जाता है। तो अपना सही ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति किसकी है? तो सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति वाला यौगिक यहाँ पर है, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका रीज़न ये है कि ये दोनों ही कार्बन जिन पे एक एक हाइड्रोजन है और उस पे sp संकरण है, इन दोनों कार्बन का sp संकरण है। sp संकरण होगा तो इनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी और विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी तो यहाँ से H+ का निष्कासन आसानी से हो सकता है। तो ये यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया तीव्रता से देता है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया वे एल्डिहाइड या कीटोन देंगे जिनमें त्रिविम बाधा कम हो, यानी कार्बोनिल कार्बन से छोटे ग्रुप जुड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो कार्बोनिल कार्बन से 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। यहाँ हम देखें तो ये एल्किल समूह इतना बड़ा है, यहाँ पर एल्किल समूह इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ पर केवल एक H है। तो यहाँ पर त्रिविम बाधा यहाँ कम है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित हो जाएगी। नेक्स्ट, C3H8O आणविक फॉर्मूला के लिए कितने प्रकार के एल्कोहल संभव हैं? तो इस सूत्र के लिए कितने एल्कोहल बन सकते हैं वो बताना है। तो ये 3 कार्बन का सूत्र अपने पास है, तो 3 कार्बन का एल्कोहल एक तो ये बन सकता है, ये यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल है। एक अगर हम देखें इस संरचना से तो इस अणुसूत्र से एक संरचना ये बन सकती है
और ये यहाँ पर कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। तो एक तो यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल बन सकता है, एक यहाँ द्वितीयक एल्कोहल बन सकता है। तो अपना सही उत्तर है वो सी हो जाएगा, प्राथमिक एवं द्वितीयक संरचना, द्वितीयक एल्कोहल की संरचना यहाँ से बन सकती है। नेक्स्ट, प्रोपीन पर HBr की उपस्थिति में प्रोक्साइड, HBr की उपस्थिति में प्रोक्साइड होने पर मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। प्रोपीन यहाँ पर अपने को दिया हुआ है, इस प्रोपीन पर HBr का योग करवाना है प्रोक्साइड की उपस्थिति में, प्रोक्साइड की उपस्थिति में योग करवाना है। तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत चलना है, और यहाँ पर Br आ जाएगा। तो यहाँ मुख्य उत्पाद जो अब बनने वाला है वो इस प्रकार से बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br, ये बनेगा। तो यहाँ पर ये बन रहा है 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये उत्तर अपना सही आ जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट, CH3 CO, फिर इसके बाद में OC2H5, इसका IUPAC नाम बताना है। तो IUPAC नाम में ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो एल्किल ग्रुप है, इसका नाम हम पहले लिखेंगे, इसका नाम होता है एथिल, और ये पूरा जो पीछे बच गया इसका नाम है एथेनोएट। तो इसका IUPAC नाम जो है वो ये D वाला हो जाएगा, एथिल एथेनोएट। नेक्स्ट, सोडियम एसीटेट का कोल्वे विद्युत अपघटन से एनोड पर क्या बनता है। तो कोल्वे विद्युत अपघटन कराना है सोडियम एसीटेट का, तो ये सोडियम एसीटेट है, इसका हम कोल्वे विद्युत अपघटन करवा रहे हैं। तो ये विद्युत अपघटन है, विद्युत अपघटन करवा रहे हैं। अब इस अभिक्रिया में क्या क्या बनते हैं, इस अभिक्रिया में इस प्रकार के उत्पाद बनते हैं, CH3CH3 और साथ में 2CO2 प्लस में 2NaOH प्लस यहाँ पर H2। अब जो ये दोनों उत्पाद हैं ये तो आते हैं कैथोड पर, ये कैथोड पर आएंगे और ये दोनों एनोड पर आएंगे। तो अब अपने से ये पूछा है कि एनोड पर क्या बनता है। तो एनोड पर या तो H2 बनेगा या फिर NaOH बनेगा। तो यहाँ H2 अपने पास दिया हुआ है, तो एनोड पर ये H2 बन जाता है। नेक्स्ट, पेरोक्साइड प्रभाव किस अभिक्रम के साथ देखा जाता है। पेरोक्साइड प्रभाव एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ नियम है, वो केवल HBr के साथ ही देखा जाता है, बाकी के साथ ये प्रभाव नहीं देखा जाता। तो ये अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एल्डिहाइड एवं कीटोन में विभेद करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जा सकता है या किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो हम एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए यहाँ पर फैलिंग विलयन का उपयोग कर सकते हैं, फैलिंग विलयन यहाँ पर उपयोगी रहेगा। नेक्स्ट, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम से क्रिया कराने पर क्या बनता है। देखिए, सोडियम एसीटेट ये है, इसको सोडा लाइम के साथ हम गर्म कर रहे हैं। सोडा लाइम है वो NaOH व CaO का 3:1 का मिश्रण होता है, इसको सोडा लाइम कहते हैं। तो इसके साथ इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से एक तो मीथेन बनता है और एक ये सोडियम कार्बोनेट बनता है, Na2CO3 बनता है। तो एक तो यहाँ पर मीथेन बना और एक यहाँ सोडियम कार्बोनेट बना। ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ये पहला ही ऑप्शन है जिसमें CH4 अपने को दिया हुआ है, तो ये CH4 यहाँ पर बन जाता है। तो इस प्रकार से आज के हमने जितने भी क्वेश्चन थे उनको हल किया। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।